वह घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी खूबसूरत मुस्कान थी। जैसे ही वह घर के अंदर आया, वह मुस्कान और भी गहरी हो गई, और इसकी वजह थी उसकी बीवी तनावश, जिसके साथ उसकी जोड़ी को हर कोई रश्क भरी नज़रों से देखता था। दोनों इतने खूबसूरत थे कि साथ खड़े हों तो जैसे चाँद को भी मात दे दें। हमेशा की तरह वह सीधा कमरे की तरफ गया। शायद तनावश वहीं थी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि हानि जोर-जोर से रो रहा है। उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने हानि को इस तरह बेतहाशा रोते नहीं देखा था। उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। हानि का चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। 2 साल का वह मासूम बच्चा इस कदर रो रहा था कि वह बेचैन होकर लपक कर उसे उठाकर अपने सीने से लगा बैठा। तनावश, तनावश। वह जोर से आवाजें लगाता हुआ अपनी बीवी को बुला रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी पुकार के बावजूद वह कमरे में नहीं आई। कुछ देर बाद हाँफती हुई फरजाना कमरे में दाखिल हुई। शायद वह किसी काम में व्यस्त थी। जी साहब, वह बोली। तनावश कहाँ है, और ये हानि कब से रो रहा है? क्या तुम्हें उसके रोने की आवाज नहीं आ रही थी? जैन शाह गुस्से से दहाड़ा। उसकी ऊंची आवाज से हानि और भी डर गया। वह बच्चे को कंधे से लगाए धीरे धीरे थपकियां दे रहा था। फरजाना बोली, माफ कीजिए साहब, मुझे लगा हानि बाबा बीबी जी के साथ चले गए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें किसी गाड़ी में जाते देखा था। बंद कमरे की वजह से आवाज नीचे तक नहीं आई। फरजाना की बात सुनकर जैन को और हैरानी हुई। क्या मतलब तुम्हारा? तनावश कहाँ गई है? और हानि को अकेला छोड़कर? आम तौर पर तनावश बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। मुझे नहीं पता साहब, बस मैंने देखा कि बीबी जी किसी गाड़ी में बैठकर जा रही थीं। ठीक है, तुम जाओ। उसने फरजाना को रुखसत किया और खुद परेशान हो गया। हानि रुक ही नहीं रहा था। शायद उसे भूख लगी थी और तनावश ही उसे दूध पिलाती थी। उसने मोबाइल उठाकर तनावश को कॉल की, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ी। उसने झपट कर वह नोट उठाया। पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। हर लफ्ज़ जैसे उसकी रूह तक को चीर रहा था। पहली बार उसकी धड़कनों के साथ उसका पूरा जिस्म कांप उठा। लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना जैन शाह। मैंने अपनी मर्जी से अपनी राहें तुमसे जुदा कर ली हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जैसे सनकी इंसान के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, उसे पालो और अपनी जिंदगी गुजारो। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, उस इंसान के साथ जिसे मेरी कदर है, जिसे सिर्फ मैं चाहिए और जिसके लिए सिर्फ मैं ही अहम हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी खुददारी बची है तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, बल्कि चुपचाप अपनी हार मान लो। यह चंद लफ्ज़ उसके लिए किसी बम से कम न थे। वह आदमी जो खुद को मुकद्दर का सिकंदर समझता था, जिसने जिंदगी में जो चाहा वो पाया, आज तनावश उसे कह रही थी कि वह उसके लायक नहीं, जबकि उसने खुद को तनावश के लिए ही वक़्फ़ कर दिया था। दोनों एक मिसाली जोड़े की तरह रहते थे। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और तनावश ने कभी कोई शिकायत नहीं की। और आज उसका इस तरह अचानक चले जाना जैन के लिए किसी कयामत से कम न था। उसने कागज़ वहीं रखा और हानि को लेकर बाहर निकल आया। हानि रो रो कर बेबस हो चुका था। जैन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने फरजाना से कहा कि फ्रिज से दूध निकालकर फौरन लेकर आए, और फरजाना कुछ ही देर में फीडर बनाकर ले आई। जैन ने हानि को गोद में लिटाकर दूध पिलाना शुरू किया। उस वक़्त उसका दिल किस कदर टूटा हुआ था, सिर्फ वह खुद जानता था। गुस्से में वह लगातार तनावश का नंबर डायल कर रहा था, जो अब भी बंद था। तनावश ने लिखा था कि अगर उसमें थोड़ी भी खुददारी है तो उसे कभी ढूंढने की कोशिश न करे, लेकिन वह उसका बच्चा कैसे अपनी माँ के बिना जिंदगी गुजारे। हानि ने फीडर खत्म किया और दोबारा उसका ध्यान खींचा। उसने उसे उठाया, कंधे से लगाया, माथा चूमा, और पहली बार अपने बेटे के नसीब पर उसे बेहद अफसोस हुआ। तभी फरजाना की आवाज़ आई, साहब, आपके लिए खाना लगा दूं? एक बार फिर फरजाना उसके सामने आई, लेकिन जैन शाह ने सिर हिलाकर मना कर दिया। जैसे ही फरजाना मुड़ने लगी, उसने कहा, रुको, मेरी बात सुनो। जैन शाह की आवाज़ पर फरजाना रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। क्या कभी मेरी गैरमौजूदगी में यहाँ कोई आया है? जिंदगी में पहली बार उसे तनावश पर शक हुआ था।
उसने आज तक कभी भी अपने रिश्ते में शक को जगह नहीं दी थी और इसी वजह से वो अपनी बीवी पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहा। लेकिन जो सिला उसे मिला, उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। फरजाना ने साफ कहा, नहीं साहब, मेरी मौजूदगी में तो यहाँ कोई नहीं आया। उसने भी कभी तनावश के किसी ऐसे बर्ताव को महसूस नहीं किया था कि उसे उस पर शक होता या ये एहसास होता कि वह जैन के साथ खुश नहीं है। लेकिन अब सच्चाई यही थी कि तनावश सच में जा चुकी थी। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक तलख हकीकत थी। जैन पूरी तवज्जो से फरजाना की बात सुन रहा था कि तभी हानि ने उल्टी कर दी और उसके सारे कपड़े खराब हो गए। वह घबराकर खड़ा हुआ और फरजाना ने तुरंत हानि को थाम लिया। वह बच्चा अब तक सिर्फ माँ का दूध पीता था, किसी और दूध का आदी नहीं था। माँ की गैर मौजूदगी कई बार छोटे बच्चों को बीमार कर देती है, और जैन गुस्से में सोच रहा था कितनी खुदगर्ज औरत थी वो, जिसे सिर्फ अपनी इच्छाओं की फिक्र थी, लेकिन अपने मासूम बच्चे का ख्याल तक न आया। जबकि माएँ तो अपनी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर देती हैं। अब वह इस नन्हे से बच्चे को कैसे संभालेगा? उसी पल उसने मोबाइल निकाला और अपनी माँ रुकैया बेगम को कॉल की। अम्मी, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, प्लीज गांव से यहाँ आ जाइए। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रुकैया बेगम बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? जैन ने बस इतना कहा, आप जल्दी से आ जाइए, फिर मैं सब बताऊंगा। अभी आपका आना बहुत जरूरी है। और उसने कॉल काट दी। ड्राइवर को उसने भेज दिया और थोड़ी देर के लिए हानि को सुला दिया। बेचैनी में कमरे के चक्कर लगाते हुए वह लगातार तनावश के बारे में सोचता रहा। गुस्से में उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और दिल चाहता था कि सब कुछ तोड़ फोड़ दे। उसे गहरा धोखा मिला था। वह मर्द जिसका रौब पूरे इलाके में था, आज एक औरत के हाथों हार गया। विदेश से लौटने के बाद ही तनावश और उसके बीच नज़दीकियां बढ़ी थीं। पहली बार उसने उसे एक मॉल में देखा था और पहली ही नज़र में पसंद कर बैठा था। तनावश एक अच्छे खानदान की लड़की थी। रुकैया बेगम चाहती थीं कि वह अपनी भांजी मरियम से जैन की शादी करें, लेकिन जैन ने जिद पकड़ ली। अम्मी, मुझे हर हाल में तनावश से ही शादी करनी है और यही मेरा आखिरी फैसला है। माँ को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और रिश्ता लेकर तनावश के घर गईं। जांच पड़ताल के बाद दोनों घरों के बीच रिश्ता तय हुआ और तनावश उसकी दुल्हन बनकर घर आ गई। वह इतनी खूबसूरत थी कि जयन चाहता था कि हर रोज उसे नए सिरे से प्यार करे, इतना प्यार दे कि कभी उसे कोई कमी महसूस न हो। लेकिन इसके बावजूद उनकी शादी सिर्फ 3 साल ही टिक सकी और आज तनावश ने वो कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो लड़की तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, बस तुम्हारी जिद के आगे मुझे चुप रहना पड़ा। रुकैया बेगम अपने बेटे पर गुस्से से बरस रही थीं। और आज देखो, पूरे मोहल्ले में कैसे जलील होना पड़ा। उसी वजह से फरजाना को भी देर तक यहाँ रुकना पड़ा, वरना वो तो रोज शाम का खाना बनाकर चली जाती थी। इतने में फरजाना बोली, बीबी जी, मैं चलूं? रुकैया बेगम ने नरमी से कहा, हाँ, जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने आसपास कोई भरोसेमंद आया मिल जाए जो मेरे पोते का ख्याल रख सके तो जरूर बताना। फरजाना ने सिर झुकाकर हामी भरी और चली गई। उसके जाते ही जैन हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। क्या मतलब है आपका? अब आप मेरे बेटे को आया के हवाले करेंगी? अम्मी, आप जानती हैं कि पराई औरतें बच्चों के साथ कैसा सुलूक करती हैं। इतने मजबूत इंसान का दिमाग अब दर्द से फटने लगा था। रुकैया बेगम ने समझाने की कोशिश की, बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं है बच्चे पालने की, और मैं किसी भी लड़की को जिम्मेदारी देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करूंगी। लेकिन जयन और भड़क गया, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद रख सकती हैं तो ठीक है, वरना मैं उसे साथ लेकर जा रहा हूं। कहकर वह गुस्से से उठकर कमरे में चला गया और रुकैया बेगम उसकी पीठ को देखती रह गईं। आज उसी की जिद और गुस्से की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। काश उस दिन उसने माँ की बात मान ली होती और उस लड़की पर भरोसा न किया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उन्होंने गहरी नफरत से सिर झटक दिया। जब कोई अच्छी औरत हानि की जिम्मेदारी संभाल लेगी तो जैन शाह को खामोश रहना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए रुकैया बेगम ने हानि को उठाया और अपने कमरे में चली गईं। आज की रात हानि उन्हीं के पास रहने वाला था। दूसरी ओर जैन शाह ने पूरी रात छत पर सिगरेटें पीते हुए काट दी। तनावश के साथ बिताया हर लम्हा उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमता रहा।
किसी से मोहब्बत करके, उसे इज्जत देकर, उसे निकाह करके ज़िंदगी का खूबसूरत आगाज़ करना जैन को बहुत महंगा पड़ा। उसे तनावश से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। वो बड़ी बड़ी आँखों वाली चंचल लड़की जो उसे हंसने की आदत डालकर अब हमेशा के लिए उसे रोने के लिए छोड़ गई थी। जब दिल की घुटन बढ़ गई तो उसने गाड़ी निकाली और बाहर निकल गया। माँ के कमरे से गुजरते हुए उसने अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनी, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। वह जानता था कि हानि भी उतना ही बेचैन होगा जितना उसका खुद का दिल। आखिर तनावश उसकी माँ थी और उससे बढ़कर कोई उसका ख्याल नहीं रख सकता था। मगर उस मासूम जान को यह समझने में वक्त लगेगा कि वह अपनी माँ की नाजायज़ ख्वाहिशों की भेंट चढ़ गया। जब तनावश की माँ को इस बारे में पता चला तो वह भी गम से टूट गईं। उन्होंने हर उस जगह को तलाशा जहाँ तनावश के होने की उम्मीद थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। वह कहीं नहीं थी। शायद उसने जिंदगी की बेरंग हकीकतों से मुंह मोड़कर उन्हें सजाने के लिए अपनी असल खुशियों को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। फज्र की अजान के वक़्त जैन घर लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर मुंह के बल लेटते ही उसे नींद आ गई। हानि ने पूरी रात रो रो कर बिता दी। एक पल के लिए भी माँ के बिना चैन नहीं मिला। रुकैया बेगम, जो खुद एक बुजुर्ग औरत थीं, पूरी रात उसके साथ जागती रहीं। नमाज के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, फिर तिलावत करने के बाद चाय बनाने के लिए किचन में चली गईं। उन्होंने ज़फ़र साहब के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में गईं तो वहाँ ज़फ़र की पत्नी नाज़िया बेगम भी कुरान की तिलावत कर रही थीं। ये उनका रोज़ का मामूल था। तिलावत के बाद वे किचन जातीं और पति के लिए चाय बनाकर लातीं। एक अरसे से फालिज ने ज़फ़र साहब को चलने फिरने से मजबूर कर दिया था और तब से वे बिस्तर पर पड़े थे। उनके घर के हालात तब बिगड़े जब ज़फ़र साहब बीमार हुए। नाज़िया की बेटी रूहा ने मैट्रिक के बाद घर पर रहकर एफए की तैयारी की और फिर तालीम को अलविदा कह दिया। अब वह गांव में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और रिश्तेदारों की थोड़ी मदद से घर का गुजारा कर रही थी। चाय देने के बाद वह कुछ देर अपने पिता के पास बैठी थी कि तभी बाहरी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इतनी सुबह कौन हो सकता है? नाज़िया बेगम उठीं और दरवाजे तक गईं। वहां खड़ी फरजाना को देख वे हैरान रह गईं। क्या बात है फरजाना, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत है ना? उन्होंने शफकत भरे लहजे में पूछा। फरजाना मुस्कराई। जी आपा, सब खैरियत है, बस अंदर आने दो, रूहा से बात करनी है। पिछली रात जब रुकैया बेगम ने जैन शाह के बेटे के लिए आया की बात की थी, तब से ही फरजाना के मन में रूहा की तस्वीर घूम रही थी। रूहा एक सीधी सादी जिम्मेदार लड़की थी जो यह काम बखूबी निभा सकती थी, और वैसे भी नाज़िया और फरजाना की अच्छी दोस्ती थी। जैन शाह को उसकी बीवी छोड़कर चली गई है और बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें एक आया की ज़रूरत है। अगर तुम यह काम कर सको तो मैं रुकैया बेगम से बात करती हूँ। फरजाना ने सीधे रूहा से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि ज़फ़र कभी यह नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी किसी के घर जाकर किसी का बच्चा संभाले। लेकिन खाला, मुझे बच्चों को संभालने का कोई तजुर्बा नहीं है। रूहा हिचकिचाई। फरजाना ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई औरत पहली बार माँ बनती है तब भी उसे कोई तजुर्बा नहीं होता। यूं समझो, यह तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी। करते करते तुम्हें आदत हो जाएगी। हानि बाबा बहुत प्यारा बच्चा है। अगर वो तुमसे लगाव बना ले तो यह नौकरी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है। मैं भी वहीं साथ रहूंगी। अगर तुम वहीं रहना चाहो तो वो इज्जतदार लोग हैं और वहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। फरजाना की बात रूहा के दिल को लगी। उसे सबसे बड़ा सुकून इस बात से मिला कि खाला खुद भी वहाँ काम करती थीं और एक अरसे से उस घर में थीं। अक्सर वो उनसे उस घर के लोगों और उनके तौर तरीकों के बारे में पूछती रहती थी। वो तनावश को भी उसके अच्छे बर्ताव की वजह से पसंद करती थी, लेकिन आज खाला कह रही थीं कि जैन शाह की बीवी उन्हें छोड़कर चली गई है। यह उनके घर का निजी मामला था, उसने ज्यादा टटोलना बेहतर नहीं समझा। ठीक है खाला, लेकिन मैं अब्बा से यही कहूंगी कि मेरे लिए नौकरी का इंतज़ाम हो गया है और आप भी ऐसा ही कहिएगा। उसे घर में काम की सख्त ज़रूरत थी, घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने बूढ़े पिता की दवाइयों का इंतज़ाम करने के लिए और अपने टूटे फूटे ख्वाबों की ताबीर के लिए। नाश्ते के बाद वह नाज़िया बेगम को बताकर फरजाना के घर चली गई और फरजाना पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। वह उसे लेकर हवेली पहुंची। उस वक़्त तक जैन शाह दफ्तर के लिए निकल चुके थे।
वैसे भी वे ज्यादातर समय विदेश में ही रहते थे। हवेली पहुंचने से पहले फरजाना उसे हवेली के तौर तरीके समझाती रही। उसने हल्का लॉन का सूट पहना, दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और रुकैया बेगम से मिलने चली गई। उसे शुरू से ही जैन शाह की हवेली देखने का शौक़ था, मगर कभी नहीं सोचा था कि उसे वहां काम भी मिल जाएगा। हवेली की रौनक और शान देखकर वह देर तक देखती रही। कितनी बदनसीब थी वो लड़की जो इस शान और शौकत को छोड़कर चली गई, वो भी एक नाम हरम के लिए। एक पल को उसके जहन में ये ख्याल आया, फिर उसने सर झटककर खुद को संभाला और अंदर चली गई। फरजाना उसे लेकर रुकैया बेगम के पास गईं। तुम्हें पहले बच्चों को संभालने का तजुर्बा है? उन्होंने पूछा तो वह उंगलियां चटकाते हुए फरजाना को देखने लगी। जी, उसने जवाब दिया। उसने पहले अपनी बहन ज़ोया की बेटी मरहा को पाला था, जो अक्सर उसी के पास रहती थी, इसलिए उसने अपना अनुभव जाहिर कर दिया। रुकैया बेगम का लहजा नरम था। देखो बेटी, हानी इस घर का लाडला बच्चा है, अपने बाप की जान। उसकी आंख में एक आंसू भी जैन बर्दाश्त नहीं करता। उसका बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। मैं तुम्हें उसकी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, लेकिन मुझे जैन की तरफ से थोड़ी चिंता है। कोशिश करो कि इस घर में रहकर जैन का भी दिल जीत लो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि तुम उसके बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकती हो। आप फिक्र मत करें, मैं बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस दिन हानी को उसे सौंप दिया गया। उसे शुरू से ही बच्चे पसंद थे। गोल मटोल से हानी को संभालते हुए उसने बेहद खुशी महसूस की, लेकिन बच्चा अभी उससे परिचित नहीं था। हानी ने अभी अभी चलना सीखा था और तोतली जुबान में कुछ बातें भी करने लगा था। जब उसने बच्चे को गोद में उठाया तो वह देर तक उसका चेहरा देखता रहा, शायद अपनी माँ को तलाश रहा था। फिर धीरे से उसका गाल छूकर जोर जोर से रोने लगा, शायद वह तनावश को ढूंढ रहा था। आप फिक्र मत करें, थोड़ी ही देर में ये मुझसे घुल मिल जाएगा। ठीक है, इसे कमरे में ले जाओ। उसे डिब्बे का दूध पिलाना है और पिलाते वक्त खास ख्याल रखना कि उसका पेट खराब न हो। उन्होंने बार बार ताकीद की और उसने भी सब कुछ ध्यान से समझ लिया। यह नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। इज्जत के साथ इस घर में रहकर बच्चे की देखभाल करके वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकती थी। इससे बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए था। वह हानी को लेकर उसके कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसे उसकी सुंदर सजावट का अंदाज़ा हुआ। हर चीज़ बेहद खूबसूरती से सजी थी। बातचीत और व्यवहार से ही वह समझ गई थी कि सब लोग हानि पर जान छिड़कते हैं। वह उसके सामने खिलौने रखती रही। चेहरे पर मुस्कान लिए वह उससे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में हानि थोड़ा डरा हुआ था, फिर धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उसकी हल्की मुस्कान से रूहा को तसल्ली मिल गई कि वह जल्द ही बच्चे का दिल जीत लेगी। अब उसे सिर्फ एक बात की चिंता थी, न जाने जैन शाह उसके आने पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। अभी तक उसकी जैन शाह से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सुना था कि वह काफ़ी गुस्सैल मिजाज के हैं, और रुकैया बेगम ने भी बताया था कि आया रखने का फैसला जैन की मर्जी के बिना हुआ है। हो सकता है कि वह उसे नापसंद करें। यह उलझन तब कुछ हल हुई जब शाम को रुकैया बेगम को जैन की कॉल आई और उन्होंने बताया कि वह 1 हफ्ते के लिए मीटिंग के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। मेरा सामान ड्राइवर के हाथ भेज दीजिए। वह हानि को लेकर बहुत फिक्रमंद था और बार बार उसकी देखभाल की ताकीद कर रहा था। रुकैया बेगम ने उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह इस वक्त उसे रूहा के बारे में बताना नहीं चाहती थीं, शायद इसलिए कि जब वह लौटे और खुद रूहा को देखे तो उसे यकीन हो जाए कि एक आया भी उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है। तनावश तो इस तरह गायब हुई जैसे उसका कोई नामो निशान ही न रहा हो। सब कुछ पहले से ही तयशुदा था, इसलिए किसी को भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। हवेली उसी इलाके में होने के कारण वह रात को यहीं रुक जाती और दिन में अपने माँ बाप से मिलने चली जाती। वे केवल 2 बहनें थीं। जोया की शादी हो चुकी थी और माँ बाप की जिम्मेदारी अब सिर्फ रूहा पर थी। इसीलिए वह अभी कुछ समय तक शादी जैसे झंझट से दूर रहना चाहती थी। तनावश हानि का ख्याल तो रखती थी, लेकिन वह उस मासूम से फूल से उतना प्यार नहीं कर पाई थी जितना कुछ ही दिनों में उसे रूहा से मिल गया था। रूहा जैसे उसकी अपनी सगी माँ हो, वह उससे इस कदर घुल मिल गई थी। वह अक्सर उसके बालों से खेलती रहती। शायद अब वह उसे पसंद आने लगी थी।
वह उसे गोद में उठाकर लॉन में घूमती रहती, जैसे हवेली में हानि के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं हो। हानि अब केवल एक नौकरी नहीं रह गया था उसके लिए। जब हानि सो जाता तो वह घर में बेकल सी घूमती, और फिर उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए एक नया जरिया ढूंढ लिया। कभी कभी वह फरजाना का खाना बनाने में हाथ बटा देती, क्योंकि फरजाना अब काफ़ी बूढ़ी हो चली थी। मजबूरियां इंसान को चैन से नहीं जीने देती। उसे हवेली में आए 1 हफ्ता हो चला था। उस शाम जब उसने हानि का डायपर बदला तो देखा कि रैशेस की वजह से वह बहुत रो रहा था। पूरी रात वह ऐसे ही लगातार रोता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना क्यों रो रहा है। उसके लाल निशानों को देखकर वह परेशान हो उठी। बिखरे बालों को समेटते हुए उसने बच्चे को अपने सामने लिटा दिया और मोबाइल उठाकर देखने लगी कि उसके लिए क्या किया जा सकता है जिससे उसे आराम मिल जाए। उसे बार बार रोते हुए देख उसकी खुद की आंखें भर आईं। एक छोटे से माँ के बिना बच्चे को यूं बेचैन देखकर उसका दिल टूट गया। वह बार बार उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने ही तो उसे आनी कहना सिखाया था। रुकैया बेगम लॉन्स में चाय पी रही थीं जब जयन शाह मुख्य दरवाजे से अंदर आया। वह बिना बताए घर आ गया था। उसे देखकर रुकैया बेगम मुस्कुरा उठीं। 1 हफ्ता हो चुका था और उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा था। पहले वह भी इसी हवेली में रहा करती थीं, लेकिन तनावत से अनबन के बाद शहर वाले घर में शिफ्ट हो गईं। उनके लिए यही बेहतर था कि वह दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए। इसके बावजूद जैन शाह हर दूसरे दिन उनसे मिलने चला आता, क्योंकि जानता था कि उसकी माँ उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उनसे प्यार करने के बाद उसने तुरंत हानि के बारे में पूछा। उसे पता था कि इतने दिन वह उसके बिना कैसे जिया है, यह सिर्फ वही जानता था। व्यस्तता के कारण वह उससे ज्यादा बात भी नहीं कर पाता। रुकैया बेगम ने बताया कि हानि अपने कमरे में है और पिछले 1 हफ्ते से एक आया उसकी देखभाल कर रही है। वह इलाके की अच्छी और शरीफ लड़की है, चिंता मत करो। लेकिन जैन अपनी माँ को लाल आंखों से देखता रहा। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मेरा बेटा आया के पास नहीं रहेगा, तो फिर? रुकैया बेगम को पता था कि वह यही प्रतिक्रिया देगा। बेटा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं उसे संभाल सकूं, उन्होंने सीधा मना कर दिया। ये बात भी सच थी कि तनावश के जाने के बाद उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। वह मासूम जान चाहती थी कि हर वक्त कोई न कोई उस पर ध्यान दे, और रुकैया खुद ब्लड प्रेशर की मरीज थीं। तुम खुद जाकर देख लो, वह लड़की उसका कितना ख्याल रखती है। तुम्हारा बेटा भी माँ की कमी को भूल चुका है। वह बस दुख भरी निगाहों से माँ को देखता रहा। भूल जाना इतना आसान नहीं होता। उसने तनावश के बारे में पता कर लिया था कि वह दाऊद नाम के एक लड़के के साथ लंबे समय से रिश्ते में थी और उसी के साथ चली गई थी। यह जानने के बाद ही उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। वह अब जल्द से जल्द उसे तलाक के कागजात भेजकर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता था। प्यार में साझेदारी एक अक्षम्य पाप है। उसकी बाहों में समेटे जाने के बावजूद वह दिल में किसी और की तस्वीर बुनती रही। उसके अंधे विश्वास का ऐसा भयानक सिला मिला कि अब उसे औरत जात से ही नफरत हो चुकी थी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर हानि के कमरे की ओर बढ़ा, दूर से ही हानि के रोने की आवाज़ सुनाई दी। गुस्सा और बेचैनी फिर से उस पर हावी हो गई। धड़ाम से दरवाज़ा खोलते ही जब वह अंदर दाखिल हुआ तो सामने मौजूद लड़की को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लड़की रोती हुई, लाल नाक और भीगी आंखों के साथ मोबाइल पर झुकी हुई थी, जबकि उसकी गोद में लेटा हुआ हानि बेहद बेचैनी से रो रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह इतनी डर गई कि मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने जल्दी से हनी को उठाकर सीने से लगा लिया और डर भरी निगाहों से आने वाले शख्स को देखने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि सामने खड़ा शख्स जैन शाह था, जो लाल आंखों और गुस्से से भरी निगाहों के साथ उसे घूर रहा था। तो ये जिम्मेदारी उठाई है तुमने मेरे बेटे की? वो रो रहा है और तुम अपने मोबाइल में बिजी हो। जैन शाह इतने जोर से दहाड़ा कि वह लड़की अपनी जगह कांप कर रह गई। वह आगे बढ़ा और झपटते हुए हानन को उसकी गोद से छीन लिया। नहीं सर, मैं तो बस हानि के लिए ही। शट अप! तुम लोगों की औकात मैं अच्छी तरह जानता हूं। बच्चे को गोद में लेकर सिर्फ नौकरी कर रही हो। जैन की बातों की परवाह किए बिना वह सिर्फ हानन को देख रही थी, जो बार बार रोते हुए उसी के पास आना चाहता था।
प्लीज़, आप बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, अभी मुझे उसे दे दीजिए। ये पहले से ही बहुत बेचैन है। प्लीज़ सर। वह गिड़गिड़ाते हुए जैन को देखती रही और जैन उसे तिरस्कार से घूरने लगा। तुम्हारी मासूमियत का नाटक मुझ पर नहीं चलने वाला। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरे बेटे को छूने की भी कोशिश की, मैं खुद उसे पाल लूंगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त इस कमरे से। उसकी तेज आवाजें सुनकर रुकैया बेगम भी कमरे में आ गईं। वह जैन को रोकना चाहती थीं, लेकिन जानती थीं कि उस वक्त कोई भी बात उस पर असर नहीं करने वाली, इसलिए वह चुप रह गईं। मैम, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं कर रही। लड़की नम आंखों और कांपती आवाज में बोली। उसकी आंखें नमक अभरे पानी से भर चुकी थीं, पर वो अब भी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन जैन का दिल पत्थर हो चुका था। इसी वक्त निकलो यहाँ से। आज से तुम इस नौकरी से निकल गई। मैं खुद अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ। वह पहले से ही गुस्से में था और तनावश के चले जाने के बाद किसी पर विश्वास नहीं करता था। जिस औरत को उसने अपने दिल में जगह दी, उसी ने उसे धोखा दे दिया था, तो औरतों पर विश्वास करना उसके लिए अब नामुमकिन हो गया था। पागल मत बनो जैन, हानि को उसे दे दो, वो अच्छी तरह उसकी देखभाल कर लेगी, रुकैया बोली। अम्मी प्लीज़, ये मेरा बेटा है और मैं खुद उसे पालूंगा। उस लड़की से कह दीजिए कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। इतना कहकर वह हानि को लेकर कमरे में चला गया और वह लड़की वहीं खड़ी रह गई, खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जैन शाह उसे इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। कमरे में जाकर वह कुछ देर हानि को गोद में लिए इधर उधर घूमता रहा और थोड़ी देर बाद हानि उसके कंधे से लगकर सो गया। जैन ने उसे प्यार से बेड पर लिटाया और खुद फ्रेश होने चला गया। रुकैया बेगम की आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्हें उस मासूम सी लड़की पर तरस आ रहा था। अपने जिद्दी बेटे की वजह से वह एक बार फिर अपनी बहन से मारिया का रिश्ता मांगते मांगते रह गईं। लेकिन अब उन्होंने सोच लिया था कि जल्द ही मारिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगी, ताकि वह हानि की जिम्मेदारी भी उठा ले और जैन की जिंदगी में फिर कभी तनावश जैसी औरत को आने से रोका जा सके। उस दिन वह लड़की हमेशा के लिए हवेली से चली गई। उसे आखिरी बार भी हानि से मिलने नहीं दिया गया। मात्र एक हफ्ते में ही वह उस नन्हे फूल से इतना जुड़ गई थी कि उसका दिल चाहता था कि हर वक्त उसे अपने साथ रखे, उसके साथ खेले, उसकी नन्ही खिलखिलाहटें सुनती रहे। उसके सारे सपने बिखर गए थे। उसने सोचा था कि पहली तनख्वाह मिलते ही अपने बीमार पिता को डॉक्टर के पास ले जाएगी, घर में अच्छा राशन आएगा और बरसों बाद घर में कुछ सुकून आएगा। फरजाना भी इस मामले में लाचार थी। अगर बात सिर्फ रुकैया बेगम तक होती तो शायद वह उन्हें मना लेती, लेकिन जैन शाह को नफरत थी उन लोगों से जो हमदर्दी के बहाने किसी के करीब आते हैं, जो अपनी मजबूरियों का रोना रोकर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। शायद वह नहीं जानता था कि मजबूरियां इंसान से वह सब कुछ करवा देती हैं जो वह कभी सोच भी नहीं सकता। जब वह घर पहुंची तो नाजिया बेगम उसे देखकर बहुत खुश हुईं। वह कभी कभी ऐसे ही मिलने आ जाती थी। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? उन्होंने उसे गले लगाकर माथा चूमते हुए पूछा। अब मैं काम पर नहीं जाऊंगी अम्मी, समझो कि नौकरी छिन गई मुझसे। नाजिया बेगम का चेहरा एक पल को उदास हुआ, लेकिन फिर मुस्करा दीं। कोई बात नहीं बेटा, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, सब्र रखो, वह सबसे बेहतर देने वाला है। वह हमेशा से ही ऐसी थीं, नरम, सुकून देने वाली, एक ठहरी हुई नदी की तरह। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मायूसी ने फिर से उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ हानि के जागने के बाद घर में एक और तूफान उठ खड़ा हुआ था। वह लगातार रो रहा था और रूहा को पुकार रहा था। जैन शाह अपने बेटे को देखकर गुस्से से लाल था, जिसे अपने बाप की मौजूदगी की कोई परवाह नहीं थी, और एक गैर औरत के लिए वह अपने बाप को नज़रअंदाज कर रहा था। न जाने कौन सी पट्टियां पढ़ा दी हैं उस लड़की ने मेरे बेटे को। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वह जाकर सोफे पर बैठ गया। रुकैया बेगम धीरे से उसके पास आकर बैठ गईं। तुम अभी क्या जानते हो बच्चों के बारे में? बच्चे एक इंसान से जल्द ही अपनापन महसूस करने लगते हैं और फिर उन्हीं के पास रहना उन्हें अच्छा लगता है। इस एक हफ्ते में रूहा ने जिस तरह प्यार और ममता से हानन को संभाला है, मैंने तो तनावश को भी कभी इतना स्नेह करते नहीं देखा था। अम्मी प्लीज़ उसका नाम मत लें। वह हमेशा की तरह बिफर गया। हकीकत को जितना भी झुठलाओ,
सच यही है कि तुम्हारे बेटे को एक औरत की ज़रूरत है, वो औरत जो उसे प्यार से संभाल सके, और शायद तुम्हें भी। वह अपनी माँ को हैरानी से देखता रहा। मेरे जख्म अभी ताज़ा हैं अम्मी। अब औरत ज़ात पर भरोसा नहीं रहा। उसने दर्द भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मत भूलो कि तुम्हारी माँ भी एक औरत है। हर औरत एक जैसी नहीं होती। मारिया बरसों से तुम्हारे इंतज़ार में है। अगर वो इस घर में आ जाए तो तुम्हें हानन के लिए अलग से आया रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अच्छे से संभाल लेगी। अम्मी, खुदा के लिए चुप हो जाइए। मैं मारिया के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो खुद को नहीं संभाल सकती, मुझे और मेरे बेटे को क्या संभालेगी? उसका जवाब वही था जिसकी रुकैया बेगम को उम्मीद थी। मारिया का नाम सुनते ही वह भड़क उठता था, और इसकी वजह थी मारिया की सख्त मिजाजी और बदजुबानी। तनावश में हजार खामियान सही, मगर वो एक खुश मिजाज लड़की थी जो रिश्ते निभाना जानती थी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारे बेटे को उस लड़की की ज़रूरत है। उसे वापस काम पर रख लो। ज़रूरतमंद लड़की है, उसकी मदद भी हो जाएगी और हानन का मन भी लगा रहेगा। आखिरकार वह उसे मनाने में कामयाब हो गईं कि उस लड़की को वापस बुला लिया जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस तरह जैन ने उसे घर से निकाला था, उसके बाद वो वापस आएगी भी या नहीं। फिर भी उन्होंने सुबह ही फरजाना से कह दिया कि रूहा को बुला लाए, लेकिन थोड़ी देर बाद फरजाना खाली हाथ लौट आई। रूहा ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया था, और वैसे भी ये किसी की भी आत्मसम्मान के खिलाफ था कि उसे बिना किसी गलती के निकाला जाए और फिर ज़रूरत पड़ने पर वापस बुला लिया जाए। वह भले ही गरीब थी, मगर खुददार थी। उस एक रात ने ही जैन को इस कदर मजबूर कर दिया कि वह खुद अपनी गाड़ी लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ा। मैं खुद उस लड़की को लेने जा रहा हूँ। उसने मेरे बेटे को अपनी आदत डलवा दी है, तो इतनी आसानी से वह अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। हानन को भी उसने साथ में बिठा लिया था। फरजाना से पता लेकर वह सीधा उसके घर जा पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, वह घर का मुआयना करने लगा। घर की जर्जर हालत ही उसकी मजबूरियों की दास्तान कह रही थी। कुछ देर बाद नाजिया बेगम ने दरवाज़ा खोला। अस्सलामु अलैकुम आंटी, क्या ये रूहा का घर है? उन्हें हैरानी हुई कि एक खुशपोश और शालीन नौजवान उनकी बेटी के बारे में पूछ रहा है। जी बेटा, लेकिन आप कौन हैं? मैं जैन शाह हूँ और ये मेरा बेटा हानन है। मैं रूहा से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने चुपचाप उसे अंदर आने दिया और उसे लेकर जफर साहब के कमरे में चली गईं, जो वहाँ लेटे हुए किताब पढ़ रहे थे। आप अंकल के पास बैठिए, रूहा थोड़ी देर में आती होगी। देहरी पर ही जैन ठिठक गया। जफर साहब को देखते ही वह हैरान रह गया। जफर साहब भी उसे पहचानने की कोशिश में हैरानी से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक जानी पहचानी सी झलक उभरी और अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जैन! जैन हैरानी से उनकी ओर बढ़ा। जफर अंकल? यानी रूहा जफर की बेटी थी और जफर उसके पिता का चचेरा भाई। जब वह छोटा था, उसका पिता अक्सर जफर से मिलने आया करता था और कभी-कभी जफर भी अहमद शाह से मिलने चला जाता था। उसे याद था, उसका पिता अक्सर कहता कि जफर उसका चाचा है। उसके बाद जिंदगी की आपाधापी ने उसे इस कदर घेर लिया कि वह अपने बाप के सारे रिश्ते भूल गया। और आज एक बार फिर वह उसी देहरी पर खड़ा था, उस इंसान के सामने जो अब वक्त की मार से कमज़ोर हो चुका था। कितने बड़े हो गए हो मेरे बेटे? वह भीगी आंखों से उसे देख रहे थे, जिसमें अहमद शाह की छवि नजर आ रही थी। जैन खुद भी उदासी से अपने पिता के भाई को देख रहा था। कैसे एक ही मोहल्ले में रहते हुए वह इन रिश्तों से अनजान हो गया। शायद दौलत और नाम कमाने की दौड़ में रिश्ते पीछे छूटते चले गए थे। माफ़ कर दीजिए चाचा, मुझे मालूम नहीं था आप इस हालत में हैं। उसे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। और तभी रूहा कमरे में दाखिल हुई। जैन शाह को देखकर वह सन्न रह गई। उसने अपने पिता को कभी नहीं बताया था कि वह हवेली में किसी बच्चे की देखभाल करती है, बस यूं ही सरसरी तौर पर नौकरी का जिक्र कर दिया था। जैसे ही हानि ने उसे देखा, वह खुशी से खिल उठा और तेजी से अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए रूहा से लिपट गया। रूहा ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हानि को आपकी ज़रूरत है, मुझे लगता है आपको उसके लिए वापस आ जाना चाहिए। जैन ने नरमी से रूहा की ओर देखते हुए कहा।
रूहा का दिल तो चाहा कि वह इस शख्स को तुरंत घर से बाहर निकाल दे, लेकिन यह जानकर उसे भी हैरानी हुई कि वह उसके पिता का रिश्तेदार है और उसके पिता तो उसे देखकर मानो पिघल गए थे। उस दिन जैन उसे वापस लाने में सफल हो गया। रास्ते भर रूहा का ध्यान सिर्फ हानि पर रहा और हानि भी हमेशा की तरह अपने नन्हे हाथों से उसके बाल खींचते हुए मुस्कुरा रहा था। जफर साहब भी पूरी तरह संतुष्ट दिखे। घर पहुंचते ही जैन ने रुकैया बेगम को बताया कि रूहा जफर शाह की बेटी है, वही जफर शाह जो उसके पिता का कज़न था। यह सुनकर रुकैया बेगम भी हैरान रह गईं। इस बार जैन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। रूहा हानि को लेकर उसके कमरे में चली गई। शाम तक जैन अपने काम में व्यस्त रहा और फिर हानि को देखने वह उसके कमरे की ओर गया। दरवाज़ा खुला था, लेकिन भीतर सन्नाटा था। झांक कर देखा तो रूहा पलंग पर लेटी थी और हानि उसका सिर अपने सीने पर रखे सो रहा था। उसकी नन्ही मुट्ठी अब भी रूहा के बाल थामे हुए थी, जैसे डर हो कि कहीं वह सोते सोते फिर उसे छोड़ न दे। इस मासूम पर उसे बहुत तरस आया। वह नहीं जानता था कि रूहा सिर्फ पैसों के लिए यह नौकरी कर रही है। जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो हानि एक बार फिर अकेला रह जाएगा। उसे अभी पूरी तरह भरोसा नहीं करना था। अपने बेटे की हर पल की खबर रखना ज़रूरी था, क्योंकि हानि ही उसका सब कुछ था। कमरे में दाखिल होते वक़्त उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। इन 2 सालों में उसने तनाविश को कभी हानि के इतने करीब नहीं देखा था। जब वह कुछ दिनों का ही था, तभी से तनाविश उसे अलग सोने को कहती थी और इसी बात पर दोनों में झगड़ा भी हुआ था। यह जैन की जिद थी कि तनाविश उसे अपने कमरे में सुलाती, वरना शायद वह अब तक इस फूल जैसे मासूम को खुद से दूर कर चुकी होती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और उसकी तवज्जो अपने बेटे की तरफ बढ़ती रही। हर सुबह जब वह उठकर पर्दा हटाता तो रूहा को हानि के साथ लॉन में खेलते देखता। उसकी नन्ही उंगली पकड़कर वह टहल रही होती और हानि का भालू जैसा वजूद उसकी मौजूदगी में जैसे खिल उठता। उस रोज वह काफी देर तक खिड़की से उन्हें देखता रहा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और रूहा के चेहरे पर सुकून था। वह खुद को रोक नहीं पाया और लॉन की ओर बढ़ गया। जैन को आता देख हानि धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़ा और उसने झुककर हानि को अपनी गोद में उठा लिया। उसके फूले गालों पर प्यार से किस किया और हानि की चमकती आंखों को देख मुस्कुराया। फिर हानि ने पलटकर दूर खड़ी रूहा को देखा। आनी, और इशारे से उसे बुलाया। रूहा उसके पास चली आई। हानि ने उसका बाल पकड़ लिया, जैसे वह जैन को दिखाना चाहता हो कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। उसके भीगे हुए बालों की लटें और उसका भीगा हुआ वजूद अब जैन शाह की आंखों के सामने था। हानि ने उसे अपनी ओर खींचा और वह जैन के बहुत करीब आ गई। उसकी हाथों की हल्की सी कपकपाहट से जैन को उसकी भीतरी बेचैनी का एहसास हो गया। आइए, मैं आपको उठा लूं। अंदर चलिए, मौसम खराब हो रहा है। उसने बात बदलनी चाही, लेकिन हानि अपने पिता से लिपट गया। वह न तो अपने पिता को छोड़ सकता था और न ही रूहा से दूर जा सकता था। लगता है आपको बच्चों को संभालने का अच्छा अनुभव है, तभी आपने हानि को इतना अटैच कर लिया। जैन ने रूहा का चेहरा गौर से देखते हुए कहा, यह सिर्फ मोहब्बत की मेहरबानी है। मोहब्बत वही जज्बा है जो दूसरे वजूद को अपनी ओर खींचता है। यानी तुम कहना चाहती हो कि तुम हानि से मोहब्बत करती हो? उसने भौहें उठाते हुए दिलचस्पी से पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि वह मोहब्बत के काबिल है? उसकी चमकती आंखें, उसका नर्म और मासूम वजूद। आपका बेटा बहुत प्यारा है। उसकी नज़र सिर्फ हानि के चेहरे पर थी, जबकि जैन की निगाहें रूहा के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। कल जब तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, तब क्या होगा? उसकी बात सुनकर रूहा ने एक नज़र जैन के चेहरे पर डाली। वहाँ शरारत साफ झलक रही थी। उसकी बात का मतलब समझते ही रूहा का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरे लिए पहला बच्चा हमेशा हानि ही रहेगा, और वैसे भी हर बच्चा मोहब्बत के काबिल होता है। बेबी आइए, आपको दूध पिलाने का समय हो गया है। वह हनान को उठाते हुए वहां से निकल जाना चाहती थी, जब उसने मुस्कुराते हुए पीछे से पुकारा, मेहतरिमा, ख्याल कीजिएगा, इसे सिर्फ डिब्बे का दूध ही पिलाना है। उसने इतनी बेबाकी से कहा कि रूहा के लिए पलटना मुश्किल हो गया। वह शर्म से लाल चेहरा लिए अंदर चली गई, जबकि सामने वाले ने कई दिनों बाद खुलकर ठहाका लगाया। उसे इस तरह पागलों की तरह हंसते देख वह बड़बड़ाती चली गई।
बदतमीज इंसान। उसकी जिंदगी में अब पूरी तरह सुकून आ गया था। किसी चीज से पूरी तरह अलग हो जाने का सुकून ही कुछ और होता है, और वह तनाविश की मोहब्बत और उसकी शख्सियत से अब पूरी तरह दूरी बना चुका था। उस शाम रुकैया बेगम ने फिर से मारिया का जिक्र किया। वह चाहती थीं कि मारिया को जल्द से जल्द इस घर की बहू बनाया जाए। अम्मी, मारिया न मेरी बीवी का किरदार निभा सकती है और न ही हनान की माँ का। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी जीना आता है और कुछ नहीं। आप अपनी बहन की मोहब्बत में फिर से अपने बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? वह झुंझला कर बोला। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अब अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दो। बस करो, तनाविश का मातम मनाना बंद करो, जल्द से जल्द निकाह करो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ठीक है, अगर ये सब जरूरी है तो आप जफर अंकल से बात करें, मैं रूहा से निकाह करूंगा। उसकी बात रुकैया बेगम के लिए जैसे कोई बम थी। अपने बच्चे की आया से निकाह करोगे तुम, अपनी खाला की बेटी को छोड़कर? वह हैरान रह गईं। वो सिर्फ हनान की आया नहीं है, बल्कि अब्बा के कजिन की बेटी भी है, और इस नाते से हम रिश्तेदार भी हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक अच्छी लड़की है। रुकैया बेगम चुपचाप उठकर चली गईं। उस शाम उन्होंने अपनी बहन से बात करते हुए कहा कि जैन एक बार फिर मारिया से शादी करने को तैयार नहीं है। मारिया ने झट से मोबाइल मां के हाथ से छीना। खाला जान, आपके बेटे की ये गलत फहमी है कि अब उसके लिए आसमान से कोई परी उतरेगी। उसे अपनी बार बार की गई रिजेक्शन पर गुस्सा आ रहा था। वो एक बच्चे का बाप है और मैं भी मरी नहीं जा रही उससे शादी करने के लिए। बेहतर है उसे कहें कि इस वहम से बाहर आ जाए। इस बदतमीजी पर रुकैया बेगम खामोश हो गईं, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि उनके बेटे की सोच सही है। शायद मारिया कभी हनान को मां बनकर नहीं पाल पाएगी। अब उन्हें अपने बेटे और पोते के बारे में सोचना था। अगले कुछ दिनों में वह जफर साहब के घर पहुंचीं, और जब उन्होंने अपने आने का मकसद बताया तो सब दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि तकदीर इतनी मेहरबान हो सकती है। ये किसी मौजे से कम नहीं था। वो लोग जैन के मिजाज से बखूबी वाकिफ थे। आखिर वह अहमद शाह का बेटा था, अपनी उसूलों से बंधा हुआ मर्द जो रिश्ते निभाना जानता था। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, बस रूहा की रजामंदी जानना बाकी था, और रूहा को तो पता तक नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। उसी रोज़ जैन शाह ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया। आप 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर जाएं। वह चाहता था कि वह घर जाकर इत्मीनान से सोच समझकर फैसला करे। वह घर चली गई। रुकैया बेगम ने हनान को अपने पास रखने की बात कही। कोई बात नहीं बच्चे, मैं 1 हफ्ते के लिए हनान को संभाल लूंगी, और वैसे भी वो तुम्हें ड्राइवर के साथ रोज मिलने आता रहेगा। जब रूहा ने उदास आंखों से हनान को देखा तो रुकैया बेगम उसके दिल का हाल समझ गईं। रूहा को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उसे छुट्टी क्यों दी गई है, लेकिन घर पहुंचते ही जब उसे सारी बात पता चली तो वह हैरान रह गई। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? वो पहले से शादीशुदा हैं। बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मर्द की फितरत में नहीं होता कि वह दोबारा किसी ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करे जो उसे किसी गैर मर्द के लिए छोड़कर चली गई हो। तुम बेफिक्र होकर जैन से निकाह कर लो, अपने अब्बू की खुशी के लिए। और वह खामोश हो गई। बस दिल में हलचल थी कि वह जानती थी जैन तनाविश से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी थी कि अब वह सारी जिंदगी हनान के पास उसकी माँ बनकर रह सकेगी। ये एहसास ही उसके लिए बेहद हसीन था। वादे के मुताबिक हनान हर रोज़ उससे मिलने आता रहा, और इस पूरे हफ्ते में निकाह की तैयारियां जारी रहीं। इस दौरान उसकी जैन से कोई मुलाकात नहीं हुई, और आखिरकार वो शाम भी आ गई जब उसे दुल्हन बना दिया गया। निकाह की रस्म हवेली में ही रखी गई थी, क्योंकि जैन शाह ने सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही बुलाया था। निकाह के जोड़े में वह बेहद मासूम और हसीन लग रही थी, जबकि हनान बिल्कुल अपने पिता की तरह तैयार हुआ था। दौड़ते हुए वह रूहा की तरफ आया, और रूहा ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। नन्हा सा शहजादा उसे देखता ही रह गया। चमचमाता हुआ जैन शाह रूहा की नज़रों के घेरे में था। आज उसे देखने का अंदाज ही कुछ नूरानी था। वह उसका दुल्हा था। थोड़ी देर बाद निकाह शुरू हुआ, और वह पूरी तरह से जैन शाह की बीवी बन गई, और जैन शाह के साथ ऐसा रिश्ता जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैन की निगाहें उसकी मौजूदगी को सराहते हुए उसे देख रही थीं, जबकि वह पूरी तरह अपने बेटे में मग्न थी।
उसी समय अंदर का दरवाज़ा खुला और वह अंदर आई। जिसे देखे आज उसे पूरे 6 महीने हो चुके थे। वह आज भी उतनी ही खूबसूरत थी। उसे अपने सूत्रों से पता चल चुका था कि उसे दाऊद नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया था और वह फिर से अपनी माँ के घर आ चुकी थी। मोहब्बत को ठुकराने वालों के हिस्से में मोहब्बतें नहीं होतीं और शायद अब तनाविश को सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए तरसना था। पुलिस वाले के साथ उसे आते देखकर जैन हैरानी से उसे देखता रहा। जब वह उसके सामने खड़ी हो गई, मेरे पति ने निकाह कर लिया है, मुझे घर से निकाल दिया गया है और मैं सिर्फ यहाँ अपना बेटा लेने आई हूँ। रूहा ने उसे देखा और बेइंतहा अपने बेटे को और करीब खींच लिया। उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, लेकिन हन्नान के बिना उसकी खुशियां अधूरी थीं, जो इन दोनों को जोड़ने का कारण था। ये क्या बकवास कर रही हो तनाविश? तुम अपनी मर्जी से चली गई हो और मुझसे रिश्ता खत्म किया है। कुछ दिनों में तुम्हें तलाक के कागजात मिलेंगे और मेरा बेटा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं उसके साए को भी तुम्हारे गंदे और मैले अस्तित्व पर नहीं पड़ने दूंगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह सामने खड़ी तनाविश को जमीन में दफन कर दे। एक औरत इतनी नापाक भी हो सकती है, इसे वह समझ नहीं पाया। वह रोते हुए रूहा की तरफ बढ़ी और हनान को छीनने की कोशिश करने लगी। ये मेरा बेटा है, मैं उसे लेकर जाऊंगी। तुम मुझे तलाक दे दो, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। हनान रोते हुए रूहा से चिपक गया और रूहा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जैन जल्दी से आगे बढ़ा और तनाविश को खींचते हुए रूहा से दूर ले गया। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, लेकिन अब तुमसे इतनी नफ़रत हो गई है कि तुम्हारे गंदे अस्तित्व से मैं अपने हाथ नापाक नहीं कर सकता। यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मेरी ज़िंदगी में घुसपैठ करने की कोशिश भी मत करना। तनाविश बेतुकी आवाज़ में चिल्ला रही थी। उसकी लिखी हुई दस्तावेज़ पुलिस को दिखा दी गई। ये मैंने ज़बरदस्ती लिखवाई थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिखी। तनाविश ने फिर अपनी चाल बदली। कई दिनों से वह दाऊद नाम के शख्स के साथ संबंध में थी। मैंने उसका कॉल रिकॉर्ड भी अपने पास सुरक्षित कर रखा है। ये सबूत हैं और ये है फरजाना, जो गवाही देगी कि मैं उस दिन घर पर नहीं था जब वह मेरे बेटे को रोता छोड़कर चली गई। उसने पहले ही तनाविश की साजिश नाकाम कर दी थी। उस दिन तनाविश खाली हाथ लौट गई, जाते हुए धमकी भी दी, मैं अपना बच्चा तुमसे छीन कर रहूंगी, ये मेरा बेटा है। खुशियों भरे माहौल में थोड़ी खलल पड़ गई। कुछ देर बाद रूहा को जैन के कमरे में पहुंचा दिया गया। अब वह इस घर में नई हैसियत के साथ थी। हनान सामने बैठा उसकी सज-धज देख हैरान था। अब मैं आपकी मम्मा हूं, आप मुझे मम्मा नहीं कहेंगे? मम्मा बोलकर दिखाओ। उसने अपने छोटे छोटे होंठ जोड़कर उसे मम्मा कहा और वह अंदर तक खुश हो गई। आइए अपने बेटे को सुलाती हूं, अब आपके सोने का टाइम हो गया है। उसे गोद में लेकर उसके सिर पर उंगलियां फेरते हुए उसे लोरी सुना रही थी और वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता चला गया। कुछ देर बाद जैन अंदर आया। हनान को सोता हुआ देखकर हैरान हुआ। आज तो शायद वह रुकैया बेगम के पास होना चाहिए था। वह रूहा के सामने बैठा और उसे मोहक नज़रों से देखता रहा। मैं अपने बेटे को किसी के हवाले नहीं करूंगी, उसने सबसे पहले जैन की ओर देखते हुए कहा। जैन उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। अब ये बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं, बेटे का बाप भी है। तुम्हारा ही है तो थोड़ी सी उसकी तरफ भी तवज्जो दो, जैन ने बेबाकी से कहा और रूहा मुस्कुराते हुए नज़रें झुका लीं। अब उसे क्या बताती कि यह एहसास कितना मोहक था कि वह व्यक्ति पूरी तरह उसका हो चुका था। जैन ने नरमी से उसकी कमर थामकर उसे अपने करीब खींच लिया। तुम मेरी नज़रों में पसंदीदा हो और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने लिए वह मोहब्बत भरा मुकाम हासिल कर लोगी जो तुम्हारा हक़ है। वह नरमी से उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। वह खूबसूरत थी क्योंकि उसका दिल खूबसूरत था, उसका किरदार खूबसूरत था और यही ज़िंदगी की असली खूबसूरती होती है जो औरत को मर्द के दिल का हकीम बना देती है।